हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एसी जनरेटर का कंसेप्ट समझा था, लेकिन लास्ट टाइम मैं एक चीज बतानी भूल गया था, वो सुन लो। जो हमारी कॉइल होती है ना, ये बेसिकली एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप्ड होती है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप्ड होती है और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होती हैं। जो सॉफ्ट आयरन कोर की लैमिनेटेड कोर है ना, जो सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर है ना, बेसिकली हम क्यों चूज करते हैं, इसलिए उसका हमें सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर चूज करने का रीजन पता है क्या है? कि ताकि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा पास कर सके, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पार कर सके। कारण वो जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है ना, इसका म्यू बहुत ज्यादा होता है। यह कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करें, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करें। अब हमने जो इनिशियली कंसेप्ट समझने के लिए 5 डायग्राम्स का हेल्प लिया था ना, अब उसको बेस रख के मैं आपको हमारी प्रॉब्लम बताता हूं। पहले जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आई थी, वो हमारी अल्टरनेटिंग फॉर्म में आई थी, जिसका मैग्नीट्यूड पहले रिवर्स हो रहा था। हमारा मैग्नीट्यूड रिवर्स हो रहा था। आफ्टर हाफ साइकिल हमारे मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या हो रही थी? चेंज। हमारी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या हो रही है इस केस में भी? चेंज। तो हमें क्या बनाना है अब? डीसी जनरेटर। क्या बनाना है? डीसी जनरेटर। तो वो डीसी जनरेटर बनाने के लिए ना हमको एक पर्टिकुलर रिंग की यूज करनी पड़ी। उसका नाम था स्प्लिट रिंग। कौन सा? स्प्लिट रिंग। बेसिकली इनिशियली एसी जनरेटर के अंदर जो हमने रिंग यूज की थी वो थी स्लिप, लेकिन इस केस के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो है स्प्लिट। तो ये बेसिकली स्प्लिट हो जाती है एसी डीसी जनरेटर के अंदर। डीसी जनरेटर के अंदर जो रिंग्स हमारी स्प्लिट हो जाती हैं। ये तरीका बताता हूं क्या है। अब ये देखो, आफ्टर चलो अगर 180 डिग्री का टर्न दे दें, इसके बाद हमारा ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होनी थी। बट हम क्या चाह रहे थे कि हमारी डायरेक्शन चेंज ना हो, हमारे सर्किट में हमेशा करंट की डायरेक्शन सेम रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए पता है हमने स्प्लिट रिंग जो यूज किया, उसका काम क्या है? इस टाइम जो हमारी स्प्लिट रिंग होगी ना, जो हमारी स्प्लिट रिंग होगी, ये अब बुश के साथ रिजिड कांटेक्ट में नहीं होगी। हमारा एक्सटर्नल सर्किट इस केस में पता क्या बनेगा? ये दो बुशेस और ये एक्सटर्नल लोड। अब हमारा एक्सटर्नल सर्किट में रिंग 2 और रिंग 1 नहीं आती। और जो रिंग 2 और रिंग 1 है ना, ये बेसिकली हमारे लूप के साथ ही कनेक्टेड है। और जैसी लूप घूमेगी वैसे ही हमारी रिंग्स भी घूमेंगी। ये बात याद रखना। मान लो कि एट एनी इंस्टेंट ओ भाई ए बी वायर ना रिंग 2 से कनेक्टेड है रिजिडली और सी डी वायर रिंग 1 से कनेक्टेड है रिजिडली। अगर रिजिड कनेक्शन है तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, मेरी रिंग्स भी रोटेट करेंगी। ठीक है। लास्ट केस जो हमने स्लिप रिंग्स वाला देखा था एसी जनरेटर के अंदर, उसके अंदर रिंग्स रोटेट नहीं कर रही थी, वो फिक्स्ड थी, लेकिन बुशेस के साथ। इस केस के अंदर जो रिंग्स है स्प्लिट है, लेकिन ये बुशेस के साथ फिक्स्ड नहीं है, ये वायर्स के साथ फिक्स्ड है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी। अब जैसे ही 180 डिग्री के टर्न के बाद ईएमएफ नेगेटिव होनी शुरू होगी, तो ये यहां पे पता है क्या होगा? जो बुश 2 के साथ रिंग लगी हुई है R2, वो हटके R1 अटैच हो जाएगी बुश 2 के साथ। बेसिकली आफ्टर 180 डिग्री व्हाट विल हैपन? B2 के साथ और बुश 2 के साथ रिंग 1 अटैच हो जाएगी और रिंग 2 बुश 1 के साथ अटैच हो जाएगी। बेसिकली हमारी रिंग्स अब ऑपोजिट बुशेस पे अटैच हो गई। इसका कारण क्या था? मान लो पहले अगर करंट AB में इस तरह जा रहा था और CD में नीचे की तरफ आ रहा था। करंट अगर AB में ऊपर की तरफ था और CD में इस तरह नीचे की तरफ जा रहा था, तो हमारे सर्किट में करंट की डायरेक्शन मान लो कुछ इस तरह आ रही थी। हम चाहते हैं कि हमारे करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, लेकिन जैसे 180 डिग्री का टर्न आना था, उसके बाद हमारी डायरेक्शन चेंज हुई थी एसी के अंदर। लेकिन इस केस के अंदर चेंज को बचाने के लिए, डायरेक्शन चेंज होने से बचाने के लिए हमने क्या किया? स्प्लिट रिंग्स लगा ली। स्प्लिट रिंग्स ने क्या किया? जैसे ही रिंग 2 B1 के साथ कनेक्ट हुई, जैसे ही रिंग 2 बुश 1 के साथ कनेक्ट हुई, इसने क्या किया? अब AB तो उधर चलेगी, लेकिन AB में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। इसके अंदर पहले जा रहा था A to B, बाद में कहां से कहां हो जाना था? B to A, क्योंकि आफ्टर 180 डिग्री इसकी जो ओरिएंटेशन होनी थी, ये कुछ इस तरह की हो चुकी होती। ये वैल्यू कुछ इस तरह की हो चुकी होती।
इसको ध्यान से समझ लो। अब यहां तक तो 180 डिग्री तक का टर्न आ गया था, लेकिन 180 डिग्री के टर्न के बाद जैसे ही लूप मेरी यहाँ पे दोबारा फ्लैट हुई, मैं अगर पहली वीडियो के अंदर जो मैंने डायग्राम्स यूज की थी उसकी हेल्प लूं, जैसे ही 180 डिग्री के बाद मैंने आगे टर्न लिया, उसके अंदर क्या हुआ, मेरे एबी के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। एबी के अंदर करंट की डायरेक्शन, उसी तरह सीडी के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई थी मेरी, चेंज। पहले जहां पे मेरा करंट सी से डी जा रहा था, अब जाने लगा डी से सी। पहले जब मेरा करंट ए से बी जा रहा था, अब जाने लगा बी टू ए। उसी तरह जब मेरे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, मैंने क्या किया, उसको सेम बनाए रखने के लिए दोनों वायर्स की अटैचमेंट डिफरेंट कर दी। अब मान लो 180 डिग्री के बाद एबी के अंदर करंट कुछ नीचे की तरफ आना था और सीडी के अंदर करंट कुछ ऊपर की तरफ। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने रिंग्स को ऑपोजिट बुशेस पे लगा दिया, अब मेरी एक हिसाब से आफ्टर 180 डिग्री बुश 2 के ऊपर रिंग 2 लगी हुई थी, सॉरी बुश 2 के ऊपर रिंग 1 लग गई आफ्टर 180 डिग्री। और जो मेरी बुश 1 थी इसके ऊपर मेरी रिंग 2 लग गई आफ्टर 180 डिग्री। किस पे लग गई है, बुश 1 पर। इससे हुआ क्या, बुश 1 पे अगर देखा जाए पहले करंट नीचे आ रहा था, लेकिन करंट नीचे बाद में किस पर हो गया, जो ये वाला करंट है बाद में आफ्टर 180 डिग्री आया एबी के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी थी, बी टू ए, लेकिन आफ्टर 180 डिग्री। लाइक इट इज एट 0 डिग्री, जब 0 डिग्री पर था सी टू डी के अंदर। उसी तरह वैल्यू ऑफ करंट ए बी में कितनी होगी थी, बी टू ए आफ्टर 180 डिग्री। तो वो हमने किस पे अटैच कर दी, B1 के साथ। अब देखा जाए ना, B1 के साथ हमेशा वो करंट अटैच हो गया जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, और जो B2 बना मेरा, B2 के पास हमेशा वो करंट आ गया जिसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ थी। ये स्प्लिट रिंग्स ने कैसे काम किया, ये बुश के साथ कनेक्टेड नहीं थी, ये आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड थी। जैसे ही कॉइल घूमी, इन्होंने घूमना शुरू किया, आफ्टर 180 डिग्री ये ऑपोजिट बुशेस पे अटैच हो गई। इससे हुआ क्या, B1 के अंदर जो करंट आ रहा था हमेशा एक ही डायरेक्शन में रह गया, B2 के अंदर जो करंट आ रहा था हमेशा एक ही डायरेक्शन में रह गया। इस तरह हमने ना जो हमारा फाइनल करंट आ गया ना, दो वो वेरिएबल है मगर उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रख ली, सेम। उसकी डायरेक्शन चेंज करने से रोक लिया उसको हमने। अब अगर हम बात करें टू फेस डीसी का, उसका मतलब पता है क्या है, कि जैसे हमने एसी के अंदर टू फेस लगाया था ना, डीसी के अंदर भी हम 2 कॉइल्स लगा लेंगे जिनके बीच का फेस डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। वो एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री पर ओरिएंटेड होंगी। तो कुछ अगर मैं ब्लू वाली को कंसीडर करूं कॉइल 1 और ग्रीन वाली को कॉइल 2, तो ग्रीन वाली के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, मान लो कुछ इस तरह हो रही है, मैक्सिमम 0 पे ही मैक्सिमम रहे और इस तरह बने, और ब्लू वाली पे कुछ इस तरह बनेगी। तो जो इनका सुपर पोजिशन वैल्यू आएगी ना, वो कुछ ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। ये बताती है कि हमारी जो डीसी वोल्टेज आई ना, वो हमेशा हमने ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर दी। क्या कर दी, हमेशा कांस्टेंट। जैसे कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो, जो हमारी फाइनल आउटपुट आई ना, इनको सुपर इम्पोज कर दिया जब हमने, तो हमारी कैसे आई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट सी वैल्यू आनी शुरू हो गई आफ्टर सुपरपोजिशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।